आजकल जो एक आध्यात्मिक गुरु हैं, आजकल उनका बोलबाला चल रहा है। You watch this in the next 1.5 hours. You will see things will change about this food as we sit here, okay? अब कोई फर्जी बाबा इंग्लिश में खड़े होकर बोलता है कि खाना ज़्यादा जल्दी तेजी से बासी होने लग जाता है एक्लिप्स जब होता है। The first time we held it, it was clearly going this way. Right now it is simply… और कुछ मामलों में तो ये जो मॉडर्न सुपरस्टिशंस हैं उनको हटाना ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वो मॉडर्निटी की भाषा पकड़ चुके हैं। I sat down with my eyes closed for about little more than an hour. When I came out, my asthma left me, never to come back again. The Apollo Hospital neurosurgeons cut through my skull and tried to find something and found nothing. Today medical science proves to you, when you're angry, you're actually poisoning your system, generating poison in the system. Turn off his camera. सबसे पहले तो इन महाशय के नाम का मतलब समझ लेते हैं। जैसा कि ये खुद को सद्गुरु कहते हैं और इसका मतलब ये क्या बताते हैं, सद्गुरु यानी अनएजुकेटेड गुरु। ये मीनिंग इनकी ही साइट पर अवेलेबल है। लेकिन अगर हम इसका रियल मीनिंग देखें, इसका वास्तविक अर्थ देखें, तो सद्गुरु यानी होता है सच्चा गुरु, एक एनलाइटन ऋषि या संत जिसका पर्पस होता है लोगों को सही राह दिखाना। लेकिन इन्होंने इसका मतलब कुछ और ही निकाल रखा है। इफ़ समवन कम्स फ्रॉम एन इनर एक्सपीरियंस, उसे सद्गुरु कहा जाता है। इनर एक्सपीरियंस, चलो देखते हैं कैसे कैसे अनुभव हैं। मेनली किसी कैरेक्टर की कहानी की शुरुआत उसके जन्म से शुरू होती है, लेकिन यहाँ इनकी शुरुआत इनके जन्म से नहीं बल्कि इनकी पास्ट लाइफ से होगी, यानी पिछले जन्म से। एक जन्म नहीं, पिछले 3 जन्म में। पहली लाइफ में ये बिलवा थे, एक स्नेक चार्मर यानी सपेरा। स्नेक चार्मिंग एक तरह से प्रैक्टिस होती है जिसमें पुंगी बजाकर सांप को हिप्नोटाइज किया जाता है। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन ये सपेरे ऐसा करते हैं। लगभग 400 साल पहले ये भी ऐसी एक ट्राइब से बिलोंग करते थे। अब बिलवा को एक ब्राह्मण लड़की शांभवी से प्यार हो जाता है। अब शांभवी जो थी वो ऊंची जाति से थी और बिलवा निचली जाति का था। तो बिलवा को ये डर था कि अगर ये बात उनकी जाति वालों को पता चल गई तो मेरी पूरी की पूरी जनजाति खतरे में पड़ जाएगी। और इसी वजह से बिलवा और उसकी पूरी ट्राइब संबलपुर चले गए, जो कि आज के दिन उड़ीसा में है। इन्होंने यहाँ रहते हुए भी अपना प्यार जारी रखा। लेकिन बिलवा एक दिन पकड़ा गया और इसे पेड़ से बांध दिया, जिसके बाद इसके ही सांपों को इसके ऊपर छोड़ दिया गया। सांप के डसते ही बिलवा की मौत हो जाती है, लेकिन मरते मरते बिलवा ने अपनी आखिरी सांसों पर ध्यान दिया और इसी की वजह से इसका अगला जन्म एक स्पिरिचुअल योगी की तरह हुआ, शिव योगी, जो कि तेलुगु फैमिली से बिलोंग करते हैं। इस वाली लाइफ में इन्हें एक मिशन दिया जाता है ध्यान लिंग स्थापित करने का, लेकिन 57 की उम्र में ही इनकी डेथ हो जाती है और मिशन अधूरा रह जाता है। जब मैंने सर्च किया ध्यान लिंग के बारे में तो कहीं भी ध्यान लिंग के बारे में मेंशन नहीं है। हिंदुइज्म के किसी भी ग्रंथ में इसका उल्लेख नहीं है। इसमें चाहे आप चारों वेदास को ले लो, पुराण या कहीं पर भी नहीं है। ये बस आपको एक ही साइट पर मिलेगा, इस साइट पर, जो कि सो कॉल्ड बाबा सद्गुरु की ही एक बनी बनाई कहानी है। आदि योगी, ध्यान लिंग और लिंग भैरवी, ये सब इनकी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। ये सब में किसी न किसी तरह की एनर्जी की बात कर रहे हैं। ध्यान लिंग अद्वितीय है क्योंकि इसमें 7 आयाम अपने उच्चतम शिखर पर स्थापित हैं। एक तरह से अगर आप ध्यान लिंग को देखें, उसका ये मतलब है कि वो एक बैठे हुए जीवित व्यक्ति जैसा है जिसकी ऊर्जा अपने चरम पर है। ध्यान लिंग आपको यही संभावना प्रदान करता है कि लोग अपनी साधना एक जीवित गुरु के सानिध्य में कर सके। कहानी में आगे बढ़ते हैं। 20th सेंचुरी में शिव योगी का फिर से जन्म होता है। अब ये हैं सद्गुरु शिव ब्रह्म, जो कि अगेन तेलुगु फैमिली से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की ध्यान लिंग को स्थापित करने की, लेकिन फिर से मिशन अधूरा। तो अब अगला जन्म होता है जग्गी वासुदेव यानी सद्गुरु, और इस जन्म में ये अपना मिशन पूरा करते हैं। Consecration is a process, a life process. It's like this. If you transform mud into food, we call this agriculture. If you make food into flesh and bone, we call this digestion, integration. अब ये इसमें 7 चक्रों के बारे में बता रहे हैं, जिसका रिलेशन कुंडलिनी से है। And he went up the mountain for the last time, and he did a rare thing. He left his body through all his 7 chakras at the same time. और इसका उपनिषद में भी उल्लेख है, लेकिन ये उस तरह से नहीं है जिस तरह से ये समझा रहे हैं।
इन्होंने अर्थ का अनर्थ कर रखा है। जो बात कही जा रही है कुंडलिनी योग में, तुम्हारी जो चेतना है वो बिल्कुल नीचे बैठी रहती है, जितना नीचे वो हो सकती है, जितने निचले से निचले स्थान में तुम्हारी चेतना हो सकती है वहीं पर रहती है आमतौर पे। उस चेतना को दर्शाया जाता है कुंडलिनी के माध्यम से कि एक छोटा सा सांप है जो कुंडली मार के बैठा हुआ है। कहाँ? सबसे निचली जगह पर। सबसे निचली जगह कौन सी है? मूलाधार। फिर अलग अलग चक्र बताए गए हैं। वो जो अलग अलग चक्र हैं वो वास्तव में तुम्हारी चेतना की ही अलग अलग ऊंचाइयों का या अलग अलग स्तरों का नाम है। और रही बात इनके पिछले जन्म की, तो पहली बात, पिछले जन्म जैसा कुछ होता भी नहीं है। और एक सेकंड के लिए मान भी ले कि ऐसा होता है, तो क्या ये पॉसिबल है कि इनकी 4 लाइफ में से 3 लाइफ तेलुगु परिवार में ही हो? नहीं, इम्पॉसिबल है। ये बस एक बिलीफ है कि रीबर्थ, रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म, पिछला जन्म जैसा कुछ होता है। कोई मरेगा तो उसकी आत्मा उसमें से निकल के किसी और बॉडी में जाएगी, फिर वो मरेगा तो किसी और में। अब एनलाइटनमेंट यानी आत्मज्ञान की भी एक सिंपल डेफिनेशन है। एनलाइटनमेंट यानी जो खुद को जानता हो। दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन। ना ही कोई अजीबो गरीब एक्सपीरियंसेस होते हैं, ना ही कोई एनर्जी अंदर से क्रिएट होती है और बाहर निकलती है। ऐसा कुछ नहीं होता। People have strange ideas about enlightenment. Enlightenment simply means I know myself. लेकिन अगर बात सद्गुरु की होगी तो इनके नज़रिए से ये थोड़ा अलग है। पहली बात तो ये इंसान खुद कहता है कि देखो मैंने ऐसे आत्मज्ञान प्राप्त किया था। सद्गुरुस एनलाइटनमेंट इन हिज ओन वर्ड्स, यानी सद्गुरु का आत्मज्ञान उन्हीं के शब्दों में। Till that moment I always thought this is me and that's somebody else. I had no issue with that somebody else, but that is somebody, this is me. For the first time I did not know which is me and which is not me. What was me was just spread all over the place. But I'm bursting with another kind of ecstasy which is indescribable. Every cell in my body is just bursting with ecstasy. I had no words and I had never imagined that a human being could ever feel like this within himself. और दूसरी जगह ये खुद कहेंगे कि मैंने ऐसा कभी कहा ही नहीं कि मैं आत्मज्ञानी हूँ, तो ये कौन कह रहा है? How does anybody here know I'm enlightened or not? I never made a statement on that. So how do they know? Bullshit. इनकी बुक है इनर इंजीनियरिंग। शुरुआत में इन्होंने बता रखा है कि ये कैसे हुआ। इस बुक में पेज नंबर 13 पर है ये। एक पत्थर पर बैठे बैठे अचानक से वहाँ इन्हें ये अजीब सा अनुभव हुआ, जिसके बाद सब कुछ बदल जाता है। उस मोमेंट तक मेरे अनुभव में मेरा शरीर और दिमाग में था और मेरे लिए दुनिया बाहर थी। लेकिन सडनली मुझे पता नहीं चला कि मैं क्या हूँ और मैं क्या नहीं हूँ। मेरी आंखें अभी भी खुली थी, लेकिन जिस हवा से मैं सांस ले रहा था, जिस चट्टान पर मैं बैठा था, चारों ओर का वातावरण, सब कुछ मैं बन गया। जब इनकी आंखें खुलती है तो इन्हें लगता है कि मुझे यहाँ बैठे बैठे बस 10 मिनट हुए, लेकिन 4.5 घंटे गुजर जाते हैं। शाम के 7:30 बज जाते हैं और इनकी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं, जिससे इनका पूरा शर्ट गीला हो जाता है। ये तो है इनका पहला अनुभव। इससे 2 हो रहे हैं। ये जब एक बार खाना खाने बैठते हैं तब इनको लगता है कि बस 2 मिनट हुए, ओनली 2 मिनट्स, लेकिन नहीं, 7 घंटे गुजर जाते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसा जब भी होता है तो इन्हें कोई उठाता क्यों नहीं। और इस बार तो ये खाना खाते खाते हुआ था, तो इनके परिवार वाले कहाँ गए थे? आप खुद इमेजिन करो, अगर आपके साथ ऐसा हो, आप खाना खाने बैठो और बैठे ही रहो, तो कोई आपको उठाएगा ही नहीं। लेकिन इनके केस में कुछ अलग ही है। एक बार तो ऐसे 13 दिन बीत गए बैठे बैठे। गाँव वाले इनके चारों ओर इकट्ठे हो गए और एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। अरे ये शायद समाधि में होगा। जब ये उस अवस्था से उठे तो कोई इनके गले में माला डालना चाहता था, तो कोई इनके पेड़ छूना चाहता था। This happened many times. One day I'm just sitting in my farm and I thought I sat there for about 25-30 minutes, but I have sat there for 13 days. By then a crowd has gathered, India being what it is, there are huge garlands all around me. Somebody is asking how to run his business, somebody wants to know when his daughters will get married. All the nonsense, I hate it, just happening around me. चलो एक सेकंड के लिए मान लिया कि ये 13 दिन तक एक ही जगह बैठे थे और इनको पता भी नहीं चला। लेकिन 13 दिन तक रहने की भी थोड़ी बहुत शर्तें हैं, क्योंकि एक इंसान बिना पानी के 3 से 5 दिन तक जिंदा रह सकता है और बिना खाए लगभग 14 दिन। और इन दोनों के बिना, यानी बिना पानी के और बिना खाए, एक इंसान 4 दिन तक भी जिंदा नहीं रह सकता। तो फिर ये 13 दिन तक कैसे रहे? Bullshit. किसी को मूर्ख बनाने की भी एक सीमा होती है। नॉर्मली जब कोई इंसान खाना खाता है तो उसके फिजिकल माइंड को भी ऑलरेडी पता होता है कि खाना किस तरह खाते हैं। ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन कोई आपको कहता है कि इस तरह से खाओ और खाने को इतनी बार चबाओ,
मतलब इसमें मैं बताने वाले को बेवकूफ़ नहीं कह सकता, सुनने वाले ही सबसे बड़े मूर्ख हैं। मैं इन चीज़ों के अनुसार नहीं चलता, पर मैं चाहता हूं कि लोग भोजन की प्रकृति के अनुसार तय करें आप ये कितना करते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे चबाना है, कहा गया है कि आपको हर निवाले को 24 बार चबाना चाहिए। और एक वीडियो में कह रहे हैं कि खाने को लूनार एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण के टाइम पर नहीं खाना चाहिए। अगर उस समय आप खाते हो तो खाना जहर बन जाता है, केवल लूनार एक्लिप्स के टाइम, सोलर एक्लिप्स में नहीं। This is not just happening to the food, this is happening to your body, this is happening to the whole world. We'll keep watching this as it goes by. So right now it's still okay. You watch this in the next 1.5 hours. You will see things will change about this food as we sit here, okay? So, the reason why so many things are taken care of on a full lunar eclipse day is because you're passing 28 days in 2 hours' time. But I can show this to you with reference to food, cooked food, because this is like a dead body. See how quiet it has become now? The first time we held it, it was clearly going this way. Right now it is simply… you will see in another 15-20 minutes, if you check it, it will be going anti-clockwise. By the time you see a tiny piece of moon, you will see actively it will be going this way. So if this was in your stomach right now… और समझाया भी कैसे है? सांबर और रुद्राक्ष से। इधर उधर ये रुद्राक्ष की माला घुमा दी और कह दिया ये खाना जहर बन गया है। सबसे पहली बात तो ये है कि ह्यूमन बॉडी का कंपैरिजन सांबर से कैसे कर सकते हैं, और इनको देखने वाले लोग भी ये मान गए। दूसरी बात, ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि चंद्र ग्रहण के टाइम खाना खाने से हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है। ये एक महा अंधविश्वास है कि ऐसा कुछ होता है, और ये कहते हैं कि जो भी एनलाइटन होता है उसके ना ही तो कोई बिलीफ्स होते हैं और ना ही कोई सुपरस्टिशंस। लेकिन ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये सबसे बड़ा अंधविश्वास है। खुद कुल्हाड़ी लेके खुद के ही पैर पर वार कर दिया ये तो। एक और सबसे बड़ा बिलीफ देखने को मिलता है एस्ट्रोलॉजी को लेके, यानी ज्योतिषी को लेके। जैसे कि कोई भी आपका फ्यूचर बता सकता है आपको देख के, पास्ट बता सकता है, प्लैनेट्स का आपकी लाइफ पर अफेक्ट होता है। ये सारी की सारी बातें एक ही लूप में, कुंडलिनी, मंगल दोष, राशियाँ, ये सब के सब एक ही लूप में। और मैं यहाँ एस्ट्रोलॉजी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनका भी फ्यूचर प्रिडिक्ट किया गया था जब ये 17 साल के थे तब। So, my mother said, you show him your hand. And I show my hand. And he says, at the age of 38, he will build a great temple. और सेम ये भी कहते हैं कि हाँ मैं फ्यूचर और पास्ट बता सकता हूँ। You know, instead of teaching this yoga, if I sit in Chennai and just predict people's future, I will tell you in the next 10 years exactly what will happen in your life. But in the yoga center also there are people who have been into so much sadhana, they can do such things. If they ever do such things, I will finish them. और ये बताने वाले अगर इतना ही फ्यूचर प्रिडिक्ट करना जानते हैं तो इनको शेयर मार्केट में उतरना चाहिए कि कौन सा शेयर ऊपर जाएगा और कौन सा नीचे। लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं करेंगे। वहाँ इनकी सारी की सारी जो ये विद्याएं हैं वो फेल हो जाएगी। और अगर ये कहे कि हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है इसलिए वो हम प्रिडिक्शन नहीं करते, तो फिर चैनल पर एड्स ऑन क्यों कर रखे हैं, डोनेशन क्यों मांगते हैं। बुक का नाम है सद्गुरु मोर देन अ लाइफ, रिटन बाय अरुंधति सुब्रमण्यम। इसके पेज नंबर 183 पर। तब इनकी उम्र 25 से 30 साल की थी। इन्हें अजीबोगरीब बीमारियां हो गई थी, जिसके बाद इनके ब्लड का सैंपल यूनाइटेड स्टेट्स भेजा गया। रिजल्ट इसका ये निकला कि इन्हें सच में बहुत कुछ बीमारियां थी, जैसे किडनीज खराब हो गई थी, लीवर डैमेज्ड हो गए थे, शरीर पर गांठें हो गई थी, कैंसर हो गया था। लेकिन 15 दिनों के बाद उन्होंने चेक किया तो सब कुछ ठीक हो गया। ये कहते हैं कि अगर मैं यहाँ एक प्रोसेस के लिए बैठ गया तो मेरी पूरी बॉडी में बड़ी बड़ी गांठें दिखाई देगी, लेकिन 3 घंटे बाद वो गांठें चली जाएगी। यानी इन्होंने खुद ने ही अपना जो कैंसर था उसका इलाज उन्होंने खुद ने ही कर लिया। एक और ये वीडियो देखिए जिसमें इन्होंने अपना अस्थमा और जो इनका पैर फ्रैक्चर हो गया था उसका भी इलाज इन्होंने खुद ने ही कर लिया, आंखें बंद करके। On a certain day, I just in a field hockey game, I fractured my left ankle and I went and sat down in a place. I was in excruciating pain, and by then I had also become a chronic asthmatic and I had a very severe bout of asthma. I sat down with my eyes closed for about little more than an hour. When I came out, my asthma left me, never to come back again. And above all, my fractured leg was perfectly okay in little more than an hour's time. और लोग इसमें बिलीव भी कर लेते हैं,
बिकॉज पीपल आर वेरी इनोसेंट। अब ये खबर देखिए, ये 17 मार्च 2024 की न्यूज़ है, जिसमें सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लीडर जग्गी वासुदेव को अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। इन्हें लगभग 4 हफ्तों से हेडेक हो रहा था, जिसे ये नज़रअंदाज कर रहे थे। पेन किलर्स की कई गोलियां ले लेके दिन निकाल रहे थे। जांच हुई तो पता चला कि ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, जिसके बाद तुरंत ब्रेन सर्जरी करानी पड़ी। और इतना होने के बाद भी ये बाबा क्या कह रहे हैं, सुनिए। The Apollo Hospital neurosurgeons cut through my skull and tried to find something and found nothing. Total empty. So they gave up and just patched it up. नथिंग सच में? होश में है कि नहीं? सर्जरी हुई है। डॉक्टर्स पागल थोड़े ना है कि किसी का यूं ही बिना किसी रीज़न के सर्जरी कर देंगे। और ये कहते हैं कि मैंने कैंसर, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स का इलाज खुद ही बैठे बैठे कर लिया। अगर कैंसर जैसी इतनी बड़ी प्रॉब्लम का इलाज खुद ही कर लिया तो ये ब्लीडिंग भी रुक जानी थी आपके हिसाब से। तो इसे ठीक करने का तो छोड़ो, कम से कम ये तो पता चल जाता है कि ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, इसलिए हेडेक हो रहा है। लेकिन ऐसी वैसी कोई सिद्धि है ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा? जो ये बता रहा है कि कैसे खाना खाएं, क्या खाएं, कितने बजे खाएं, कैसे सोएं, किस डायरेक्शन में सोएं, कितना सोएं, कैसे मेडिटेट करें, नेगेटिव थॉट से कैसे बचें, फ्यूचर प्रिडिक्ट करना जानता है। मतलब इतना कुछ जानने के बाद ब्रेन हेमरेज, दिस इज द बिगेस्ट जोक। ये कहते हैं कि किसी को भी गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम हमारी बॉडी को ही पॉइजन करते हैं, जहरीला करते हैं। तो फिर ये क्या है? Enough, please. இல்ல ஈஷாவோட சுற்றுச்சூழல் அனுமதி வாங்காம வயலேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அனுமதிக்காக அப்ளை பண்ணிருக்கு. இத பத்தி உங்களோட கருத்து? இத பத்தி உங்களோட கருத்து? बात यह है कि सीएजी ने 2018 में ईशा फाउंडेशन पर कुछ आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने कहा था कि बुलीवापट्टी गांव में जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसके लिए इन्होंने कोई अप्रूवल नहीं लिया था। 2005 से लेकर 2008 तक का काम बिना एनओसी के चल रहा था। और बीबीसी के एंकर सुभागनम उनसे यही पूछ रहे थे कि ये जो एलिगेशन से एनवायरमेंटल क्लियरेंस को लेके आप पर, इस पर आपका क्या कहना है? इसी बात पर जग्गी वासुदेव गुस्सा हो गए और जो इनके साथ थे उन्होंने 3 कैमरास की रिकॉर्डिंग बंद कर दी। ये है मुथम्मा, कोयम्बतूर जिले की एक इरुला जनजाति से बिलोंग करती है। ये अपने पति के साथ कोयम्बतूर के आसपास के जंगली और पहाड़ी इलाकों में रहती थी। लगभग 20 साल पहले इन्होंने और इनके पति ने इसी इलाके के एक आश्रम में काम करना शुरू किया, आश्रम ईशा फाउंडेशन। इनके 3 बच्चे हैं, वो भी बचपन से इसी आश्रम में काम कर रहे हैं और वो आज भी काम कर रहे हैं इनके पिता के साथ। लेकिन इस बीच मुथम्मा ने बीच में ही काम करना बंद कर दिया और वो स्वयं सहायता समूह से जुड़ गई। इस ग्रुप का मेंबर होने के कारण वो अपने दोस्तों के साथ जंगल जाती थी औषधियाँ और खाद्य जड़ी बूटियाँ लेने के लिए, और फ्रूट्स जैसे कि आंवला, शिकाकाई, वदमंगा और घास भी जानवरों को खिलाने के लिए। इस बीच आश्रम ने उस एरिया की फेंसिंग करना स्टार्ट कर दिया, जिससे उनका जो रास्ता था जंगल में जाने का वो भी ब्लॉक हो गया। इसके लिए उन्होंने आश्रम वालों से रिक्वेस्ट भी की कि वो बस 3 फुट की गैप दे दे, जिससे वे जंगल में जा सके और अपना काम कर सके। लेकिन इस पर उन्होंने मना कर दिया। लेकिन बाद में आश्रम वालों ने एक सुझाव रखा कि अगर मुथम्मा और इनके जो दोस्त हैं वो अगर इन औषधियों की नॉलेज हमारे साथ शेयर कर दें तो हम आपको जंगल में जाने की परमिशन दे देंगे। अब इस पर वो एग्री हो गए और जैसे ही आश्रम वालों को इन जड़ी बूटियों की पूरी जानकारी मिल गई तो इन्होंने उनको अब जाने से मना कर दिया। अब मैं ये जो बात बताने जा रहा हूँ वो मुथम्मा के जो हस्बैंड है उनके दादाजी के टाइम की है। हुआ यूँ कि उस समय भूदान मूवमेंट के दौरान इस एरिया के जमींदार मुथुस्वामी गोवंडर ने अपनी 44 एकड़ की जमीन यहाँ के 13 आदिवासी परिवारों को दान में दे दी, जो कि इनके लिए काम करते थे। 1988 में ये ज़मीन उन्हें पट्टे के रूप में मिली थी, लेकिन उन्होंने इस पर कब्जा नहीं किया। और जिन 13 को ये ज़मीन मिली थी इनमें से एक परिवार मुथम्मा के हस्बैंड के दादा का भी था। और इसी ज़मीन पर अपना हक जताते हुए लगभग 200 आदिवासी परिवारों ने स्ट्रगल शुरू किया ईशा फाउंडेशन के खिलाफ। इसके अलावा एक आरोप ये भी है कि जहाँ आश्रम बना है उस जगह पहले एलिफेंट कॉरिडोर था। अब इसका रिजल्ट ये निकला कि हाथी भी इससे अफेक्ट हुए और जिस रास्ते का यूज़ करके हाथी निकलते थे वो भी बंद हो गया। तो हाथियों ने इस रास्ते के बजाय गाँव से होकर गुजरना शुरू किया, जिससे एक तो वहाँ के रहने वाले विलेजर्स को इनसे खतरा है और दूसरी उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी। और रही बात इन सब पर एक्शन लेने की, तो आश्रम के फ्रेंड्स एक तो पावरफुल हैं और आश्रम खुद पॉलिटिशियन से जुड़ा हुआ है। तो बस जो छोटे हैं उनकी आवाज़ें या तो दबा दी गई है या कैसे न कैसे ख़त्म कर दी गई है। अब एक और एलिगेशन लगता है जगदीश पर उनकी पत्नी यानी विजया कुमारी को मारने का। Everybody was crying and I remember walking in and I saw my father sitting kind of across
लेकिन जगदीश का कहना कुछ और है। इनका कहना है कि उसने समाधि अटेंड कर ली थी। It happened in the presence of people and it was a natural process. So she announced that she will leave almost 9 months ahead of that time. And she even prepared my daughter, who was only 7 years of age. This is the time I want to attain to this. And she started working towards it. I never thought she will make it so quickly. बुक वही सदगुरु मोर देन अ लाइफ, पेज नंबर 90 से। अब इन्होंने विजया कुमारी की भी प्रीवियस लाइफ की कहानी बना रखी है परफेक्ट तरीके से। इनका कहना है कि ये पिछले जन्म में मेरी बहन थी और इसका मेरे प्रति बहुत गहरा अफेक्शन था, लेकिन सदगुरु श्री ब्रह्म ने यानी इन्होंने घर को जल्दी छोड़ दिया था, जिसके कारण इसकी जो भावनाएं थी वो अधूरी रह गई और ये मेरी ज़िंदगी में दोबारा आ गई। अ परफेक्ट स्टोरी। अब इस जन्म में आते हैं, इनकी शादी होती है पेज नंबर 156 पर। जून 1996 में जगदीश और विजया कुमारी स्वामी निर्मलानंद से मिलते हैं। ये कहते हैं जग्गी से कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी एक योगी की तरह रहा और अब मैं मरना चाहता हूँ, यानी कि समाधि। जिसके बाद इन स्वामी ने समाधि ले ली। इसके बाद विजया कुमारी जो है जग्गी के पैरों में गिर गई और उसने कहा कि मैं भी इन्हीं की तरह जाना चाहती हूँ, यानी समाधि अटेंड करना चाहती हूँ। पेज नंबर 172 पर एक दिन सब ध्यान कर रहे थे, जिसमें विजया कुमारी अचानक से ध्यान के बीच में उठ के चली जाती है। वो बाथरूम में गई, वो उसने सारी ज्वेलरी उतार दी और फिर वापस आके वो बैठ जाती है। स्वामी देवस्तवा, इनको ये सीन बहुत साफ साफ याद था। वो सदगुरु की चेयर पर बैठी थी और अगले ही पल वो एक साइड गिर जाती है और वो मर जाती है। इनके हिसाब से कुछ इस तरह से हुई थी इनकी वाइफ की डेथ। अगेन अ परफेक्ट स्टोरी। इसके ठीक 8 से 9 महीने बाद 8 अक्टूबर 1997 को इसको लेके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की जाती है। ये उस FIR की कॉपी है। रिपोर्ट विजया कुमारी के परिवार वाले ही करते हैं। इसमें घटना हुई थी वो तारीख भी मेंशन है 23 जनवरी 1997 और ये रिपोर्ट की डेट है। रिपोर्ट के तीसरे पेज पर परिवार वालों ने लिखा है कि हमने मिस्टर जग्गी वासुदेव से डेथ का रीज़न पूछा, डॉक्टर को दिखाया या नहीं ये भी पूछा, पुलिस से परमिशन मांगी या नहीं ये भी पूछा, लेकिन इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। इसको लेके ना ही कोई कॉल आया और ना ही कोई लेटर। और पहली बात, इनके इसमें ऐसा कोई कस्टम ही नहीं है कि डेड बॉडी को जलाया जाए। फिर भी जग्गी ने बॉडी को उनके आने से पहले सुबह जल्दी ही जला दिया और जग्गी किसी काम के सिलसिले में USA चले गए। परिवार वाले कहते हैं कि हमें लगता है कि हमारी बेटी को मारा गया है और फिर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है किसी बेनिफिट या रीज़न की वजह से। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन भी की, लेकिन जगदीश और उसके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने इस डेथ को नेचुरल कहा, मास समाधि, जिसके बाद ये केस यहीं ख़त्म हो जाता है। पहली बात तो रिपोर्ट बहुत लेट की गई, जिसके कारण ना तो बॉडी का पोस्टमार्टम हो पाया और उसके परिवार वाले पहुंचे उससे पहले विजया कुमारी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन हाँ, जो एशेस थे विजया कुमारी की वो लैब में भले भेजे गए। इससे ये ज़रूर पता चला कि उसे ना तो पॉइजन दिया गया था और ना ही कोई दूसरा सब्सटेंस। इस रिपोर्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद चेकआउट कर सकते हैं। अब महासमाधि जैसी कोई चीज़ होती तो है नहीं, इसकी बस कहानियाँ सुन रखी है। आई एम 100% श्योर देयर इज़ नथिंग लाइक समाधि और महासमाधि, और अगर ऐसा होता भी है तो इसका मतलब कुछ और ही होगा। तो मेरे हिसाब से इन माई ओपिनियन हो सकता है कि मर्डर हो, पॉसिबिलिटी से। कोरा पर एक ने लिखा है कि आई होप एट द एंड ऑफ सदगुरु's लाइफ विल शो अस हाउ टू डू महासमाधि। मुझे विश्वास है कि वो ऐसे नहीं मरेंगे जैसे आम इंसान नॉर्मल पीपल मरते हैं, और मैं यही सजेस्ट करूंगा कि वो टीवी पर लाइव टेलीकास्ट करते हुए ये सब करें। ये सच में एक परफेक्ट आंसर है। लगभग अपने सारे वीडियोस में इन्होंने कहा है कि मैंने ना ही कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ी है, ना ही एंसेंट बुक, ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा। I have neither read the Gita, nor the Vedas, nor the Upanishads, nor even the Yoga Sutra. I've never studied anything. That's why I keep on saying never read any spiritual books, because all the possibilities you will destroy intellectually. तो फिर ये भागवत गीता, रामायण, महाभारत, वेदास पर किस हिसाब से बोल रहे हैं, किस बेस पर इतना कुछ बोल रहे हैं? How can a blind man know about light? How can he describe it? It's impossible. People think Krishna means butter, girls and flute, but you need to understand this. All these things happened only till he was 16 years of age. That's why I keep on saying never read any spiritual books, because all the possibilities you will destroy intellectually. और इनके कितने वीडियोस को डीबंक करूं मैं, क्योंकि लगभग सभी वीडियोस ऐसे ही हैं, अंधविश्वास से भरे पड़े। सोते समय नॉर्थ यानी उत्तर की ओर सर रखे नहीं सोना चाहिए। If you know something about geography and all this, the North Pole
is pulling all the land upward. And you know the magnetic pull, magnetic field, magnetic pull of the planet, North Pole and South Pole, you know all those things. Which substance does a magnet pull very easily? Iron. So an important ingredient in your blood is iron. If you put your head to the north and sleep during the night when you're in horizontal positions, then slowly the blood will get pulled towards your brain. When there is too much circulation in the brain, you cannot sleep peacefully. If you have any kind of, inherently weak aspects in your brain, or if you're of old age, you could die in your sleep. One can have hemorrhage. हाँ, ये बात सच है कि अपने खून में आयरन है, लेकिन अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का अपने ब्लड में जो आयरन है, लोहा है, उस पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। रीजन यहाँ साफ साफ लिख रखे हैं। एक तो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मैग्नेट्स को रिपल करते हैं। इसके अलावा पानी भी होता है, वो भी ऐसा करता है। और तीसरी बात, आयरन है ही कितना, 3 से 4 ग्राम। तो ये वाली बात भी इनकी झूठी है। शांभवी मुद्रा की प्रैक्टिस करने से दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं उनकी ग्रोथ 241% तक बढ़ जाती है। कि आपके दिमाग का केंद्रीय मुख्य भाग अभी भी रेप्टिलियन ब्रेन है और ये आज भी काम करता है। हमारे पास योग में अलग अलग अभ्यास हैं कि कैसे इस रेप्टिलियन ब्रेन से परे जाया जाए और सेरेब्रल कॉर्टेक्स को काम करने दिया जाए। और आज हमारे पास वैज्ञानिक प्रमाण है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने शांभवी महामुद्रा पर साइंटिफिक स्टडीज की हैं। ये बुनियादी क्रिया है जिसे हम सिखाते हैं और वो कहते हैं कि अगर आप 3 महीने तक शांभवी महामुद्रा का अभ्यास करते हैं तो न्यूरॉन्स के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया 241% तक बढ़ जाती है। आज तक किसी भी तरह की रिसर्च के इतिहास में इस तरह की बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई है। पहली बात तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने ऐसी कोई रिसर्च की ही नहीं। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ ने जरूर की है और इसमें भी इन्होंने न्यूरॉन्स की ग्रोथ को लेकर कोई भी दावा नहीं किया है। ये स्टडी 142 लोगों पर की गई और इनको शांभवी महामुद्रा सिखाई गई, जिसमें डीप ब्रीथिंग और ध्यान की कुछ टेक्निक्स है और ये इनको हर दिन 21 मिनट तक कराया गया। 6 हफ्ते बाद जिन्होंने इसकी प्रैक्टिस की उनके इसमें देखा गया कि एक तो स्ट्रेस कम है और वो अच्छा महसूस कर रहे हैं। बस इतना ही। और NIH बेथेस्डा मैरीलैंड की एक साइट है। यही सेम स्टडी आपको रिसर्च गेट पर भी मिलेगी। और रही बात इस साइट की, तो ये बर्लिन जर्मनी की एक साइट है। तो ओवरऑल जैसा आपने सुना है आत्मा के बारे में, कुंडलिनी के बारे में, योगा के बारे में, रीइंकार्नेशन के बारे में, समाधि के बारे में, एनलाइटनमेंट के बारे में, ऐसी कोई सी भी चीज़ एक्चुअल रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। इट्स ट्रूथ।